दोस्तों नमस्ते। कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांश खड़गे द्वारा दिया गया बयान आप सबको पता है, इसलिए मैं उसको बार बार दोहराऊंगा नहीं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ऊपर उन्होंने आरोप लगाया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक अनरजिस्टर्ड संस्था है और ऐसे अनरजिस्टर्ड संगठन को मैं कर्नाटक में चलने नहीं दूंगा। कर्नाटक में अगर आरएसएस को काम करना है तो यहां रजिस्टर्ड हो जाए, नहीं तो वो कौन सा रजिस्ट्रेशन है वो दिखा दे, अन्यथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर कार्रवाई की जाएगी। क्या प्रियांक खड़गे ऐसी कार्रवाई करने वाले हैं तो क्या होगी? क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ कर्नाटक की सरकार का सीधा संघर्ष होगा? क्या इस संघर्ष में केंद्र की सरकार उतरेगी? बहुत कुछ सवाल है, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इस विषय में न पढ़ने का निर्णय लिया, बल्कि प्रियांक खड़गे को यह बता दिया कि भाई रजिस्टर होने की आवश्यकता ही नहीं है। अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इस बयान के बाद बहुत सारे सवाल उठते हैं कि क्या सच में संघ रजिस्टर्ड नहीं है तो करोड़ों का, अब्जों रुपयों का व्यवहार संघ कैसे कर रहा है? किस तरह से इस व्यवहार को पूरा किया जाता है? क्या यह कानूनन है? बहुत सारे सवाल है। प्रियांक खड़गे के दो बयान आए। लोगों ने पूछा कि संघ तो ऐसा कह रहा है, आप क्या कहेंगे? मुझे क्यों पूछ रहे हो, संघ को जाकर पूछो, ये भी खड़गे ने बोल दिया। अब मैं आपको ना खड़गे का बयान दिखाऊंगा ना संघ वालों का बयान दिखाऊंगा, बस ये संघ की वैधता क्या है इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। क्या सच में संघ अनरजिस्टर्ड है? क्या अनरजिस्टर्ड संघ को चलाए जाने की अनुमति संविधान ने दे रखी है? तो मैं आपको स्क्रीन पर संविधान के कुछ धाराएं, उनके अनुच्छेद दिखा रहा हूं, देख लीजिएगा। संविधान के अनुच्छेद 19(1)(c) यह स्पष्ट रूप से कहता है कि सभी नागरिकों को अपनी विचारधारा का समूह चलाने का अधिकार है। इसको कहीं भी रजिस्टर्ड करने की आवश्यकता नहीं है। तो संघ क्या है? संघ कोई संगठन नहीं है, संघ एक विचारधारा है। अहम बात बताता हूं, किसी भी धर्म का रजिस्ट्रेशन होता है क्या? धर्म का रजिस्ट्रेशन होता है? नहीं। किसी विचारधारा का रजिस्ट्रेशन होता है क्या? नहीं। बात लेते हैं कृष्ण विचारों पर चलने वाले लोगों की। क्या कृष्ण विचारों का रजिस्ट्रेशन है? लेकिन जब उनके संगठन बनते जाते हैं तो उनका रजिस्ट्रेशन होता है। संघ एक विचारधारा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सदस्यता कैश मेमो बनाकर, रिसिप्ट देकर नहीं की जाती। तो संघ सदस्य कैसे बनता है? कोई फॉर्म भरता है, फलाना फलाना मेरा नाम पूरा ये है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, आधार कार्ड ये है, पैन कार्ड ये है, और आवेदन दिया जाता है कि मैं संघ का स्वयंसेवक बनना चाहता हूँ। बिल्कुल नहीं। संघ की शाखा जहां रोज लोगों का मिलना होता है, उस शाखा में जो व्यक्ति जाता है वो आजीवन स्वयंसेवक बन जाता है। ना कोई फीस, ना कोई फॉर्म, ना किसी के फॉर्म एक्सेप्ट करने की जरूरत। मतलब कोई ऊपर उच्चाधिकारी बैठा है जो इसके फॉर्म को एक्सेप्ट कर लेगा और सदस्यता प्रदान करेगा, यह भी नहीं होता है। सदस्यता प्रदान करने के कार्यक्रम अलग जगह होते हैं। वो भारतीय जनता पार्टी में होते हैं, वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में होता है, संघ में नहीं होता। जो शाखा पर आएगा वो स्वयंसेवक बनेगा। तो ऐसी सदस्यता दी नहीं जाती, कुछ नहीं। एक बार इस देश में भी यह सवाल उठ चुका था। मैं बता दूं कि प्रियांक खड़गे ने यह पहली बार नहीं बोला है, बहुत सारे लोगों ने यह सवाल खड़े किए हैं। अब मैं आपको एक केस बता देता हूं। 22 फरवरी 1994 में पटना हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दिया था। केस क्या था? राज्य के इनकम टैक्स विभाग, आयकर विभाग द्वारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर एक मुकदमा चलाया जा रहा था। संघ कोई टैक्स कैसे भरेगा, अपनी आय को कैसे दिखाएगा, वो मुकदमा चल रहा था।
तब पटना हाई कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया था कि संघ रजिस्टर्ड होने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए संघ को इनकम टैक्स भरने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पास अपना कोई भी निधि नहीं होता है। आश्चर्य होगा आपको। अब आप कहेंगे कि फिर पैसे कैसे मिलते हैं संघ को, गुरुदक्षिणा क्या है? जी हां, वही बात बता रहा हूं। राष्ट्र के प्रति समर्पित व्यक्तियों ने अपने भगवे ध्वज के लिए, केसरिया ध्वज के लिए अपने जीवन के कमाई का एक हिस्सा गुरुदक्षिणा के तौर पर दान दिया, तो गुरुदक्षिणा को इनकम टैक्स नहीं लगता है और उसी के ऊपर संघ का कार्य चलता है। अब आप कहेंगे संघ इतने बड़े बड़े इमारतें, बुलंद इमारतें खड़ी करता है, अगर नागपुर जाएंगे तो कितने मुख्यालय की बड़ी इमारत दिखती है। किसी भी शहर में जिला तौर पर आप जाइए, जिला स्तर पर आप जाइए तो आपको एक बड़ी इमारत संघ की दिखेगी। वो कैसे बनती है? अब यही पे है संघ के रजिस्टर्ड होने का एक अहम मुद्दा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व्यक्तियों का समूह है, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा उस विचारधारा से प्रेरित होकर चलाए जा रहे सभी संगठन संस्थाएं रजिस्टर्ड है। मतलब विश्व हिंदू परिषद, मतलब वनवासी कल्याण आश्रम, मतलब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, मतलब भारतीय मजदूर संघ, जितनी भी संघ की भिन्न भिन्न शाखाएं हैं वह इस देश के कानून अंतर्गत रजिस्टर्ड है और वो अपना अपना काम कर रही है और उनका व्यवहार भी अलग है, उनकी आर्थिक व्यवहार भी अलग तरीके से होते हैं। ये समझ में नहीं आएगा किसी को जब तक आप संघ को जानोगे नहीं, संघ में घुसोगे नहीं, तब तक आपको पता नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। इसलिए संघ को देखना होगा। संघ जरूर अनरजिस्टर्ड है, लेकिन जितनी भी इमारतें जिला स्तर पर बनी हैं एक अलग पैन कार्ड बनता है उसका, उस संस्था का अलग रजिस्ट्रेशन होता है। अब संभाजीनगर में देखोगे, पुणे में देखोगे, या लातूर में देखोगे, या विदर्भ के किसी गांव में देखोगे, जिले में देखोगे, तो आपको पता चलेगा कि वहां पर एक अलग न्यास बनाया गया है और उसका रजिस्ट्रेशन अलग है और वो संघ कार्य में अपना योगदान देता है। संघ का कोई भी कार्यालय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नाम पर रजिस्टर्ड नहीं है। मतलब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने उसे परचेस किया है, रजिस्ट्री ऑफिस में जाकर देख लो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ऐसा नहीं मिलेगा आपको। हर जगह एक संस्था बनाई जाती है और उस संस्था को रजिस्टर्ड किया जाता है और उस संस्था द्वारा उन कार्यालयों को चलाया जाता है, संघ के नाम पर नहीं, क्योंकि संघ एक विचारधारा है। संघ उस अच्छे कार्य की प्रेरणा है, संघ उस अच्छे कार्य का बलस्थान है, संघ उस अच्छे कार्य की दिशा है। राष्ट्र के प्रति अपनी समर्पण देने के लिए प्रेरित करता है संघ। संघ सरसंघ चालक और संघ की पूरी व्यवस्था इसी के लिए बनाई गई है। संघ कुछ भी नहीं करता है, कुछ भी नहीं करता है, बस संघ चरित्र निर्माण का, व्यक्ति निर्माण का कार्य करता है। जो व्यक्ति जो अपने अच्छे उज्जवल चरित्र को लेकर उज्जवल भारत को बनाने के लिए अपना योगदान देता रहता है, जिसे राष्ट्र के निर्माण में अपना कुछ ना कुछ योगदान देना है, उसके व्यक्तित्व को और ऊंचा करने के लिए संघ काम करता है। संघ कोई भी कार्य नहीं करता है, कार्य करता है तो संघ की भिन्न भिन्न शाखाएं काम करती है। विद्यार्थी परिषद में विद्यार्थियों के कल्याण के लिए काम करने के लिए संघ व्यक्ति तैयार करता है। वनवासी कल्याण आश्रम में काम करने के लिए संघ व्यक्ति तैयार करता है।
समाज के उन तबकों को समाज में सम्मिलित करने के लिए संघ काम करता है जो पीड़ित है, शोषित है, वंचित है। उसकी हीनत्व की भावना निकालने का काम संघ करता है। लेकिन ये समझेंगे ही नहीं। हर एक कार्यालय का ट्रस्ट अलग है और उसका पंजीकरण भी अलग है। फिर प्रियंक खरगे क्यों बोले संघ के खिलाफ? इसका एक महत्वपूर्ण कारण है। प्रियंक खरगे मल्लिकार्जुन खरगे के बेटे हैं। मल्लिकार्जुन खरगे कांग्रेस के अध्यक्ष है। उनको अध्यक्ष पद पे राहुल गांधी ने बिठाया है और राहुल गांधी को खुश करना है तो संघ को गाली देना आवश्यक होता है। तो इसलिए कर्नाटक के गृह मंत्री को संघ के बारे में सवाल पैदा कर कर कुछ नया ड्रामा, नया विवाद खड़ा करना है और वो करते रहते हैं। लेकिन क्या प्रियंक खरगे अपने दामन में झांक रहे हैं? जरा इसको समझने के लिए मैं जो आगे जानकारी दे रहा हूं ये ठीक से सुन लीजिएगा। संघ क्या है? संघ क्या रजिस्टर्ड है? क्या रजिस्टर्ड होने से अपने सारे गुनाह छिप जाते हैं? या रजिस्ट्रेशन का मतलब, पंजीकरण का मतलब गलत करने की अनुमति होता है? मैं आपको कुछ उदाहरण बताता हूं। एक सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट नामक ट्रस्ट है जिसके बारे में हमने पहले भी बात की थी। कर्नाटक के जमीन घोटाले की बात की थी, याद होगा आपको, इसी चैनल पर की थी। सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट है। सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट के ट्रस्टी कौन कौन है? एक कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, दूसरे उनके बेटे प्रियंक खरगे, तीसरे उनके बेटे राहुल खरगे, उनकी पत्नी मतलब प्रियंक खरगे की माताजी राधाबाई, और एक व्यक्ति है जो उनके दामाद है, राधा कृष्ण। अब मल्लिकार्जुन खरगे, प्रियंक खरगे के माता, पिता, भाई और बहनोई, प्रियंक खरगे को चार छोड़कर 4 घर के लोग ही उसमें हैं। इस सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट को बेंगलुरु में एरो सिटी बनाने के लिए जो जगह आवंटित की गई थी उसमें से 5 एकड़ जगह दे दी गई जो SC ST के लिए आरक्षित थी। सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट को कुछ काम करने के लिए दिया होगा 5 एकड़, और उस पर एक बड़ा विवाद खड़ा हुआ और इस विवाद के बाद प्रियंक खरगे को यह जमीन वापस करनी पड़ी। सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट था, रजिस्टर्ड था, फैमिली में था। ऐसे कई ट्रस्ट है ना फैमिली में बनाए हुए, वो तो हम जानते हैं कैसे कैसे ट्रस्ट है, बताऊंगा मैं आपको। घर का ट्रस्ट बनाया जाता है और घर में ही सरकारी जमीन ले ली जाती है। वैसे ट्रस्ट से याद आया, वो नेशनल हेराल्ड वाला किस्सा आपको याद है ना? नेशनल हेराल्ड को चलाती थी सोनिया गांधी, कांग्रेस को चलाती थी सोनिया गांधी। सोनिया गांधी ने सोनिया गांधी को कर्जा दिया, सोनिया गांधी ने सोनिया गांधी का कर्जा माफ किया। फिर नेशनल हेराल्ड के लिए जो कंपनी स्थापित की गई उसकी चेयरमैन भी सोनिया गांधी बनी, और एक देश के फ्रीडम फाइटर ने तैयार किया गया ट्रस्ट सोनिया गांधी के हाथों सुपुर्द किया गया। उसका पैसा, उसकी प्रॉपर्टी सब सोनिया गांधी की होगी। ये होता है ट्रस्ट चलाना। प्रियंक जी, अगर हो सके तो इसकी भी जांच जरूर कर लीजिएगा, और 5 एकड़ जमीन आपके ट्रस्ट को आवंटित की गई थी वो आपने वापस क्यों कर दी ये भी बता दीजिएगा। 2014 की बात याद है? पाली इंस्टीट्यूट के लिए एक बार 16 एकड़ जमीन कर्नाटक गवर्नमेंट द्वारा दी गई थी, पाली इंस्टीट्यूट, और फिर 3 एकड़ जमीन दी गई 2017 में, और उसके बाद ये सारी जमीन उनको मुफ्त में दे दी गई। पहले लीज पर, फिर मुफ्त में दे दी गई। ये पाली इंस्टीट्यूट क्या है? ये पाली इंस्टीट्यूट वही है जिसे सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट चलाता है, खरगे एंड खरगे का। तो ये 17 एकड़ जमीन लेके आपने किया क्या? संघ को तो कैसी कोई ऐसी जमीन आवंटित नहीं की गई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नाम से। वो और एक मामला है, 2025 में एक व्यक्ति को ड्रग्स के मामले में पकड़ा गया था, लिंगराज नाम है। वो कौन है प्रियंक जी? जरा बताइए वो कौन है व्यक्ति? इस लिंगराज के आपके साथ क्या कनेक्शन है? और हाँ, एक बात बताना तो भूल ही गया, जरा सोच लीजिएगा। 2002 में जब आपके पिताजी आपके पद पर बैठे थे, गृह मंत्री कर्नाटका, तो
उस पद पर बैठे आपके पिताजी एक बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में चले गए थे, कार्यक्रम में चले गए थे और जमकर तारीफ की थी उन्होंने, संघ कार्य की जमकर तारीफ की थी। जरा उसके बारे में भी कुछ सोचिए। बस आरोप लगाकर अपने आका को खुश करने के लिए अगर कर्नाटक के गृह मंत्री कुछ करना चाहते हैं तो ये होगा नहीं। इससे संघ बदनाम नहीं होगा बल्कि और निखर कर आएगा। नमस्ते।